हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करते हैं एसएचएम पार्ट टू। स्कूल एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हमने थ्योरी की थी उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है 6 सेकेंड्स का उसका टाइम पीरियड है। इसका मतलब है 2 पाई बाई ओमेगा जो है वो 6 सेकेंड्स है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन तो हाफ द एम्पलीट्यूड। देखिए, मीन पोजिशन से स्टार्ट करना है और हाफ द एम्पलीट्यूड तक जाना है। मतलब ये डिस्टेंस a/2 है। ठीक है। अब हम इसको लिंक कर देते हैं कि इमेजिनरी पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ तक गया। तो हम इसका टाइम निकाले, इधर से इधर जाने का, चाहे इमेजिनरी पार्टिकल का निकाले, एक ही बात है। ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 है। तो टाइम टेकन बाय द इमेजिनरी पार्टिकल हो जाएगा एंगल कवर्ड बाय ओमेगा। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 पाई बाई ओमेगा को हम 6 लिख लेते हैं। तो 2 पाई बाई ओमेगा को हम 6 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6/12, यानी टाइम टेकन हो जाएगा हाफ सेकेंड्स। लास्ट क्लास भी हमने इसकी बात की थी कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन इसको हमने एक इमेजिनरी पार्टिकल से रिलेट कर दिया है जो कांस्टेंट ओमेगा से मूव करता है। उसको ट्रेस करना हमारे लिए आसान है। ठीक है। At extreme position, velocity of all particles executing SHM that has amplitude a is extreme position पे तो हमको पता है। एक्सट्रीम पे स्पीड जीरो यानी वेलोसिटी भी तो जीरो ही होगा। उसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो इसका जवाब था सी। इसका जवाब है बी। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज अ मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड होता है ओमेगा इंटू ए। वो है 30 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ओमेगा है 10 इंटू ए इज 30। तो ए जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेन क्वेश्चन इसको टेस्ट कर रहा था कि आप ये याद रख पाए कि मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो ओमेगा इंटू ए होता है। द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम इज गिवन द पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो रिकॉल करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए कॉस ओमेगा को लिख लो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी/4 पे देख रहे हैं हम लोग। तो जरा ध्यान से देखो, एक्स हो जाएगा ए इंटू कॉस π/2। cos π/2 मतलब जीरो। तो x है जीरो। अगर x है जीरो तो u हो जाएगा जीरो, यानी इसका जवाब होगा जीरो। अच्छा, x जीरो का ये भी मतलब है कि जिस इस इंस्टेंट पर अपन मीन पोजीशन पर है, हम ये भी बोल सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय पूरा का पूरा एनर्जी का विच इज हाफ के ए स्क्वायर। रिमेंबर, जब हम ये लिख रहे हैं इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि u मीन जीरो है, यानी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो माना है। ये हमेशा सही नहीं होता होता है। लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल दे रखा था। तो ख्याल रखेंगे, अगर कुछ ना बोला गया है तो मेरा यही मानना सही है। ठीक है। A particle executes SHM with a time period of 2 seconds and an amplitude of 5 centimeters. Find displacement, velocity and acceleration after 1/3 starting from mean। तो वो mean से start कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन को ये भी बताना चाहिए था स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ पर है तो इमेजिनरी पार्टिकल के दो लोकेशंस पॉसिबल हैं। ऊपर वाला लोकेशन से वो मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा और नीचे वाला अगर उसका लोकेशन है तो वो मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। अभी हमने यहाँ मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम लिख दिया है, तो ये मेरा लोकेशन ऑफ द पार्टिकल है t=0 पे, तो मेरा इनिशियल फेज हो गया जीरो। यही अगर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम होता तो मेरा इनिशियल फेज हो जाता पाई। तो इसलिए बताना जरूरी है। तो हम x को लिख सकते हैं a sin ओमेगा टी।
और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टाइम पीरियड इंटू टी प्लस 5 विच इज 0। तो एक्स को लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर साइन पाई टी। ठीक है। अब 1/3 सेकेंड्स पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो 5 सेंटीमीटर इंटू साइन पाई/3। साइन पाई/3 मतलब 60, यानी 5√3/2 होगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएट करके मिलेगा 5 पाई cos पाई टी सेंटीमीटर्स/सेकेंड। टी का वैल्यू 1/3, cos 60 हाफ। स्पीड हो गया। एक्सेलरेशन, वो तो -ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ओमेगा पता है मेरे को, पाई है तो स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर। और उस समय एक्स का वैल्यू है 5√3/2, यानी इतना सेंटीमीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइन, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पिछले थ्योरी पे बेस्ड थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ एसएचएम, मतलब किसी सिस्टम को एनालाइज करेंगे, उसमें कौन से फोर्सेस एसएचएम करा रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि उस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो जो पहला सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, किसी भी मोशन को बताना है अगर कि सब्सिक्वेंटली वो एसएचएम है कि नहीं, तो दो चीजें ध्यान रखनी होंगी। व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, फोर्स शुड act towards mean, and second, magnitude of force should be proportional to magnitude of displacement from mean। अगर ये दो चीजें हम प्रूव कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सब्सिक्वेंट मोशन होगा वो एसएचएम होगा। तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखते हैं। मान लीजिए हम नेचुरल लेंथ पर है, ये के है। तो फिलहाल अभी कोई फोर्स नहीं, ये हमारा मीन पोजीशन भी हो गया, क्योंकि अभी इस पे नेट फोर्स 0 है। जब हम इसको यहां से एक्स डिस्टेंस आगे लेकर जाएंगे, तो अगर हम एफ बी डी बनाए तो ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग एक्स से इलोंगेट करेगा तो एक फोर्स आएगा। लेट्स से हम इसको आर से आगे लेके चलते हैं, तो फोर्स आएगा के आर, है ना। आर है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मी। तो अब ये जो फोर्स क्रिएट हुआ, ये -KR हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो आप एक तरह से ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये, हाँ, मीन की तरफ तो लग ही रहा है, और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल भी आ रहा है। इसका मतलब है कि सब्सिक्वेंट मोशन जो है वो एसएचएम होगा। और आप याद करिए कि F इक्वल टू -KR, यहाँ पे ये के एस ले लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको याद है एसएचएम
का फोर्स होता था माइनस के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मतलब यहाँ का के एस के बराबर है, यानी ओमेगा होगा रूट ओवर के एस बाई एम। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज करें तो ये जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब है इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सब्सिक्वेंट मोशन जो है वो एसएचएम होगा विद द शोन टाइम पीरियड। राइट। अच्छा, अगर इसी चीज को वर्टिकल कर दिया जाए तो नेचुरल लेंथ जो होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, इक्विलिब्रियम लेंथ नीचे कहीं होगा। मान लेते हैं ये एक्स नॉट है। इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स ने अभी एम जी को बैलेंस करके रखा है, तो जहां जरूरत पड़ेगी एक्स नॉट है एम जी बाई के एस। अब हम उसको इक्विलिब्रियम से आर डिस्टेंस नीचे ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक ऊपर स्प्रिंग फोर्स और नीचे एम जी। स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो होगा के एस एक्स नॉट प्लस आर। के एस इंटू एक्स नॉट को हम एम जी लिख लेते हैं प्लस के एस इंटू आर। तो आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग फोर्स है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू एम जी। मतलब नेट फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। और अगर हम उस नेट फोर्स को लिखें, उसके मैग्नीट्यूड को लिखें, तो उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब है हमारा सब्सिक्वेंट मोशन एस एच एम ही होगा। ठीक है। और अगर हमारा सब्सिक्वेंट मोशन एस एच एम है तो हम इस के एस इंटू आर को के आर से इक्वेट कर सकते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को यहाँ भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए था ताकि हम एक ही चीज बार बार करें। तो हमें समझ में आ गया था कि फोर्स वापस से मीन की तरफ लग रहा है, तो पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया था। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो के इंटू आर था, यानी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया था कि सब्सिक्वेंट मोशन एसएचएम होगा, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को के इंटू आर से इक्वेट कर दिए थे और के का वैल्यू के एस आ गया था। उसी तरह से यहाँ भी पहले प्रूव कर दिए कि नेट फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स मीन लगेगा, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के प्रोपोर्शनल है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो नेट फोर्स है इसको हम के इंटू आर से इक्वेट कर दिए, तो फिर से हमको के का वैल्यू के एस मिल गया। ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर के एस बाई एम हो गया। तो टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई रूट ओवर एम बाई के एस हो गया। तो चाहे हॉरिजॉन्टल सेटअप हो या वर्टिकल सेटअप हो, आप देख सकते हैं दोनों केसेस में टाइम पीरियड जो है वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सेम है। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह पे था, यहाँ पे नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन एक जगह पे नहीं है। तो इसका हमको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। ओके। थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इस पे कैसे पूछे जा सकते हैं। A block whose mass is 1 kg is fastened, the spring constant, the ball block is pulled to a distance x equal to 10 centimeter from its equilibrium. ठीक है। इक्विलिब्रियम को x इक्वल टू 0 माने हैं और उसको यहाँ तक खींचे हैं x इक्वल टू 10 तक और रिलीज किए। अच्छा, रिलीज किए मतलब v 0 है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन से एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही एम्पलीट्यूड होता है, मतलब इस ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर्स का। कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एस एच एम का के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, यानी के का वैल्यू हो गया 50। ये हमने प्रूव कर दिया है हॉरिजॉन्टल के केस में पहले ही। ठीक है। तो यहाँ पे एस एच एम का फोर्स कांस्टेंट और
स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों एक ही हैं। तो के एस की वैल्यू हमें पता है 50, तो के भी 50। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर। ए है 10 सेंटीमीटर, मतलब 1/10, मतलब 1/10 मीटर्स, यानी उसका स्क्वायर, यानी 1/200 जूल्स है टोटल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ इंटू, ओ सॉरी, माई मिस्टेक, टोटल एनर्जी होगा हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। तो के इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 जूल। पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन, यानी 1/20 मीटर्स, यानी 1/400। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/16 जूल्स। 1/16 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल माइनस पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा 3/16 जूल्स। 3/16 जूल्स। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी उनको सब्ट्रैक्ट करके ले आए। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कैसे हो सकते हैं। A spring is compressed by 0.1 मीटर develops a restoring force of 10 न्यूटन। तो इसका मतलब है K of spring into compression is 10. So Ks is 100 Newton per meter. Ks is 100 Newton per meter. Therefore, the spring constant, we have got the answer to the first part, right? The depression in the spring under its own weight. So now, when you put the weight on it, right, 4 kg, natural length. So let's call this depression as x naught. So Ks into x naught should balance out weight, which is 40. So Ks into x naught is 40. Therefore, x naught is 40 by 100 meters, which is also 40 centimeters. 40 centimeters, right? Now, this is then the equilibrium situation. Now, let's displace this by R. Therefore, the new spring force would be Ks times x naught plus R. We already know Kx naught balances out mg, so now Kx spring force is greater than mg, so the net force will be acting upwards. So when we displace it down, the net force is acting towards the mean position, so the first condition is satisfied. The net force then is Ks x naught plus R minus mg. Kx into x, Ks into x naught is already equal to mg. So F net is Ks into R. Again, the magnitude of force is proportional to displacement from mean. So second condition is also satisfied. So I equate this to force constant of SHM into R. Therefore, K turns out to be Ks. So time period is 2 pi root over m by Ks. Right. So if this is the time period, because if K equal to Ks, then omega is root over Ks by m. Right. Now, let's find out the third subpart, that is time period of oscillation. This was the answer to the second part. So time period is 2 pi root over m. Mass is divided by Ks, which is 100. So 2 pi into 2 by 10. So this is 0.4 pi seconds.
ओमेगा इज रूट ओवर के एस बाई एम, 100/4, 10/2, which is 5. Therefore, frequency would be omega by 2 pi hertz. Omega by 2 pi hertz. Right? So this is how we tackle spring problems. Right? एक और देख लेते हैं. A body of mass 400 gram connected to a spring with spring constant 10 Newton per meter executes simple harmonic motion. The time period. अब तो हमें याद हो गया होगा कि टाइम पीरियड इसका होगा 2 pi रूट ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मास. ओ सॉरी, मास बाई स्प्रिंग कांस्टेंट. राइट. 2 pi रूट ओवर मास डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमने प्रूव कर दिया. टी इक्वल टू 2 pi रूट ओवर 400 ग्राम्स यानी 0.4 kg डिवाइडेड बाई 10. सो टी इज 2 pi by 4/100. So T is 2 pi into 2/10. So T is 4 pi into 10 to the power minus 1 seconds. And that matches with option A. Right? So this is how we tackle problems of springs. है ना? थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर. ठीक है? Fine. अभी यहीं तक रखते हैं. In the next part then we talk about simple pendulums. Okay? Thank you everyone.